10 फरवरी 1928 फाइनेंस मेंबर ने अनाउंस कर दिया कि रिजर्व बैंक का बिल हम वापस ले रहे हैं, जहां पर एक और आम सहमति दिखाई दे रही थी कि एक देश में सेंट्रल बैंक होना चाहिए, लेकिन विवाद ये सुलझ नहीं रहा था कि इसकी ओनरशिप प्राइवेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, और इसका कंट्रोल, इसका मैनेजमेंट कैसे पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट किया जाए। रिजर्व बैंक बनाने का प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी। Hi everyone, welcome to Exambee. My name is Chandra Prakash Joshi and we are here to make your job preparation 50% faster. अब आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे इस बात पे कि कहां से दोबारा रिजर्व बैंक बनाने का मुद्दा आया और कैसे फाइनली किन किन क्लॉजेस के साथ 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, जिसका नाम हिल्टन यंग कमीशन ने पहले ही दे दिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया। आरबीआई से संबंधित इस डेडलॉक को तोड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की वजह से। अगर आपको जरा सा भी ध्यान हो तो 1935 में एक महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आए हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए। उनकी जब तैयारी चल रही थी तो गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियर किया कि पहले यहाँ पर इस देश में एक सेंट्रल बैंक, एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हो रहे थे वो हो रहे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस देने की, इंटरनल मैटर्स में, एजुकेशन के मैटर्स में, पब्लिक हेल्थ के मैटर्स में और फाइनेंशियल मैटर्स में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे आज की राज्य सरकारें, हमारे देश में अंग्रेजों को टाइम में भी कुछ कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल यूपी उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, जिसको आजादी के बाद नाम दे दिया गया उत्तर प्रदेश। जब इन गवर्नमेंट को बात आई कि ऑटोनॉमी देनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, इस बात की जरूरत बहुत क्लियर दिखाई दी। अगर एक सेंट्रल बैंक नहीं होगा हमारे देश में, कौन सी प्रोविंस गवर्नमेंट अपने तरीके से पैसा रेज कर रही होगी, पता नहीं अपने कोई नोट्स भी जारी कर देगी और उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ होगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस वी कम विद दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उससे पहले हमारे देश में एक सेंट्रल बैंक क्रिएट करना ही है। मार्च 1933 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया गया। इसमें भी यह माना गया कि फेडरल मिनिस्ट्री से पहले देश में एक सेंट्रल बैंक स्टेब्लिश हो जाएगा। फाइनेंशियल सेफगार्ड कमेटी ने भी ये बात एकदम क्लियर कर दी कि देश में आरबीआई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में जल्दी से जल्दी प्रस्तुत किया जाना चाहिए और ये इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होना है। इस पे काम करते हुए जुलाई 1933 में लंदन कमेटी, जिसमें एक्सपर्ट बैठे हुए थे, सेंट्रल बैंकिंग के ग्लोबल लेवल के एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने 1928 वाले आरबीआई बिल को, जिसको फाइनली गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ता, पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया, उसी बिल को आधार बनाते हुए ये डिसाइड किया कि ये एक शेयर होल्डर्स बैंक होगा, यानी कि प्राइवेट शेयर होल्डिंग होगी। मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से फाइनेंस मेंबर ने इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, नहीं तो बहुत ही मुश्किल था उस जमाने में देश का सेंट्रल बैंक प्राइवेट अप्रूव कराना। और दूसरी, उन्होंने ये बात लंदन कमेटी ने इंडिया ऑफिस कमेटी की रिकमेंडेशन से बोरो करी कि इस बैंक को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाएगा, इसका एक सेंट्रल बोर्ड होगा एंड दैट शैल बी एज स्मॉल एज प्रैक्टिकेबल। छोटा बोर्ड, 15 से 16 मेंबर्स का बोर्ड, जिससे कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी गवर्नर की और डिप्टी गवर्नर्स की। फाइनली 8 सितंबर 1933 को लेजिस्लेटिव असेंबली में फाइनेंस मेंबर ने बिल प्रस्तुत किया। कांग्रेस पार्टी उस समय इस बैंक के स्टेट ओनरशिप के फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी 22 सितंबर 1933 को लेजिस्लेटिव असेंबली इस बिल को पास कर देती है और फाइनली 16 फरवरी 1934 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अप्रूवल के बाद 6 मार्च 1934 को इसको गवर्नर जनरल की अप्रूवल मिल जाती है और रिजर्व बैंक का एस्टेब्लिश होना हो गया पक्का। मोहर लगी गवर्नर जनरल की। फाइनेंस मेंबर जॉर्ज शुस्टर बहुत सिंपल शब्दों में बताते हैं कि कैसे हम इस बैंक को एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक बना के एक बैलेंस बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा इस समय के मॉडर्न इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, और बात हो रही है 1930s के मॉडर्न इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, 2 टाइप के इंस्टीट्यूशन उन्होंने बताया। 2 टाइप के इंस्टीट्यूशन से, एक टाइप के इंस्टीट्यूशन जो पैसा लेते हैं, पैसा रेज करते हैं और उस पैसे को खर्च करते हैं। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था उसमें गवर्नमेंट और दूसरे थे कॉमर्शियल बैंक। दूसरा टाइप का इंस्टीट्यूशन उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बताया, वो इंस्टीट्यूशन जो पैसा बनाते हैं, यानी कि एक वर्ड यूज किया उन्होंने, जो टोकन ऑफ मनी, जो टोकन ऑफ मनी प्रोड्यूस करते हैं। ये टोकन ऑफ मनी क्या है? फिएट करेंसी है। हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे किस तरीके से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व हो रहा था। यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर किया कि अगर ये मनी प्रोड्यूस करने वाला इंस्टीट्यूशन
और मनी यूज करने वाला इंस्टीट्यूशन दोनों गवर्नमेंट के पास होगा तो इसके हाईली मिसयूज होने की संभावना होगी। इसलिए मनी प्रोड्यूस करने वाला इंस्टीट्यूशन यानी कि सेंट्रल बैंक हम अलग रखना चाहते हैं, ये प्राइवेट शेयर होल्डिंग में चला जाएगा। लेकिन इसके गवर्नेंस को कंट्रोल करने के लिए, इसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास उन्होंने बहुत सारी पावर्स दी, जिसकी बात हम आगे कर रहे हैं। पहली बात, गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर, इनका अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल, ऑफ कोर्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द आरबीआई। गवर्नर जनरल काउंसिल को गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या किसी भी बोर्ड मेंबर को हटाने की भी पूरी पावर थी। यहाँ तक समझ लीजिए कि डीजी और गवर्नर के अलाउंसेस को भी या सैलरी को भी चेंज करना है तो बोर्ड की अप्रूवल से पहले गवर्नर जनरल काउंसिल की प्रायर अप्रूवल लेनी होती थी। अगर आरबीआई अपने काम को ठीक से नहीं करता है तो गवर्नर जनरल काउंसिल को पावर है कि वो आरबीआई के पूरे बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि ये जो बैंक बना था आरबीआई, इसको काम करना था होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के लिए। और उसमें ब्रिटिश एम्पायर की अगर हम बात करें, जहाँ पर ईस्ट में वो बर्मा यानी कि आज का म्यांमार और वेस्ट में बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, उसमें भी ये थॉट था कि आगे चल के इसमें कुछ बर्मा स्पेशली अलग हो सकता है। लेकिन आज की डेट में आरबीआई को पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना है। यहाँ पर बड़ी समझदारी से इस एक्ट में मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंट करने के लिए, देखिए एक और जहाँ गवर्नमेंट का टॉप लेवल से कंट्रोल है, वहीं पर डे टू डे मैनेजमेंट को गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये इंश्योर किया गया कि जो गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स होंगे उनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होगी। कोई भी गवर्नमेंट का सैलरीड एम्प्लॉई या कोई भी पॉलिटिकल पर्सन आरबीआई के बोर्ड में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। 16 डायरेक्टर्स थे यहाँ पे आरबीआई के बोर्ड में, 8 होने थे शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव, 4 गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनी डायरेक्टर्स और 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल, 2 डिप्टी गवर्नर्स। उस टाइम 2 डिप्टी गवर्नर्स थे, आज 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और 1 गवर्नर। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में कंट्रोवर्सी हुई। सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने तो अपनी डिसेंट नोट में ये क्लियरली मेंशन किया कि कैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है। अगर गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा और गवर्नर जनरल काउंसिल काम करता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इंस्ट्रक्शंस पे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहाँ बैठे हुए हैं? लंदन में बैठे हुए हैं और वो खुद कैबिनेट के मेंबर हैं, ब्रिटिश कैबिनेट के, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेजोरिटी रखने वाली पार्टी का हिस्सा है। तो ये तो पॉलिटिकल प्रेशर हो गया। बट इस डिसेंट नोट में रहने दिया और आरबीआई बिल पारित हो चुका था। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने देश में एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसेंट नोट सबमिट किया था मिस विद्यासागर पांडा और मिस्टर बी दास ने कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है लोगों के अंदर कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो सरकार की ओर बहुत अलाइंड होते हैं। इसलिए जो सिविल सर्वेंट हैं उस समय उनको बोलते थे आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर, जिनको आज हम आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, वो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सर कुवाजी जहांगीर ने भी ये लिखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब तक उन्होंने कम से कम गवर्नमेंट से 5 साल बाहर रह के काम ना किया हो, वो अलाउड नहीं होनी चाहिए गवर्नर या डिप्टी गवर्नर बनाए जाने के लिए, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट का रेक्टेपिज्म है, जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस है, वो यहाँ पे रिजर्व बैंक के अंदर आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि जेएम कीन्स ने भी जब बात करी थी सेंट्रल बैंक बनाने की तो उन्होंने ये बोला था कि जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर या डिप्टी गवर्नर होने चाहिए वो कॉमर्शियल बैंकिंग के लोग होने चाहिए, न कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिनको सरकार में काम करने का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज बैंकिंग इज डिफरेंट। लेकिन आरबीआई के गवर्नर की एलिजिबिलिटी के लिए फाइनली कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आपको मालूम ही है कि आने वाले समय में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स आरबीआई में गवर्नर की पोस्ट पर आते हैं। आरबीआई बनने के बाद भी लाइफ इतनी आसान नहीं थी, बिकॉज एक नया सेंट्रल बैंक विश्व में आर्थिक मंदी से अभी बाहर नहीं निकले थे और थोड़े समय बाद फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी बट ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही थी। इन सब उथल पुथल के बीच कैसे आरबीआई एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक के बनने से पहले देश का करेंसी और मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता था। अगर आप देश के मॉनेटरी सिस्टम को समझ पाओगे विदाउट रिजर्व बैंक, विदाउट ए सेंट्रल बैंक, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि एक सेंट्रल बैंक किस तरीके का इंटरवेंशन करता है और किस तरीके से ये इकोनॉमी की ग्रोथ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में और फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हेल्पफुल होता है। आपके कोई प्रश्न हो, आपके कोई कमेंट हो, प्लीज लिखिए। द मोर यू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन द मोर इंटरेस्टिंग इट बिकम, और अकॉर्डिंगली मैं अपने आने वाले वीडियोस में उस तरीके के सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। माय एम इज हियर टू डिमिस्टिफाई वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड हेल्प you in getting your job 50% faster. Wish you all the best.